क्लास 9 हिंदी 5वां चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय काव्यधारा के हिंदी जगत के अनुपम रत्न है। इनका जन्म 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। पिता सेठ रामचरण गुप्त, जो कि धार्मिक काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिता का संस्कार इनके जीवन पर पूरी तरह से परिलक्षित होता है। बचपन में इन्होंने अपने पिता को एक छप्पे की रचना करके दिया और अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही हुआ। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी का अध्ययन किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। वहां पर प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक पत्र में इनकी रचनाएं छपने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और वहीं से इनकी प्रतिभा में निखार आया। इनकी रचनाओं को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की जाने लगी। फिर इसके बाद इन्होंने साकेत महाकाव्य का सृजन किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त करके इन्होंने सम्मान अर्जित किया। इनकी साहित्यिक उपलब्धियां आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सुशोभित किया और इस तरह से अनेक पुरस्कारों को प्राप्त करते हुए अनेक हिंदी काव्य को लिखा और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को ये परलोकवासी हो गए। इनकी मौलिक 40 रचनाएं और 6 अद्भुत रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, अनघ, हिंदू, गुरुकुल, अलंकार, साकेत, यशोधरा, मंगलघट, नहुस, कुणाल गीत, द्वापर, विष्णुप्रिया, दिवोदास, मेघनाथ पद, बृहणी व्रजांगना, जय भारत, सिद्धराज, झंकार, पृथ्वी पुत्र और प्लासी का आदि अनेक रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई। ये द्विवेदी युग के अमर गायक माने जाते हैं। भारतीय संस्कृत के अमर गायक, उद्भट प्रस्तोता और सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ ये राष्ट्रीय कवि थे। इन्हें राष्ट्रीय कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। खड़ी बोली के उन नायकों में गुप्त जी ने प्रधान स्थान ग्रहण किया। खड़ी बोली को काव्य के अनुकूल भी बनाया और जनता की रुचि की ओर उसे प्रवृत्त किया। भाषा भाव में अनुकूलता थी। काव्य में अलंकारों की सहजता, स्वाभाविकता थी। इनकी विवरणात्मक शैली, प्रबंधात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, गीत और नाट्य शैली की रचनाएं हैं। मुक्तक एवं प्रबंध दोनों शैलियों में इन्होंने काव्य की रचना किया है। इनके प्रसिद्ध छंद हैं हरिगीतिका, बसंतिका, मालिनी, घनाक्षरी, द्रुत विलंबित आदि जैसी शैलियों में इन्होंने छंदों में अपनी रचना किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में कहा है कि आप
निसंदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। इनकी रचना पंचवटी, जो कि साकेत पंचवटी से ली गई है, इनकी कुछ पंक्तियां आपके काव्य में, आपके कोर्स में निर्धारित हैं, उसे आपको पढ़ना है। तो देखिए, यह पंचवटी खंड काव्य की कुछ पंक्तियां हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुही मंद पवन के झोंकों से। चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की चंचल किरणें माने चंचल किरणें। चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, जल और थल दोनों में खिल रही हैं। रात्रि का समय है, चंद्रमा आसमान में चमक रहा है। चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें जल और थल में बराबर पड़ती हुई चमक रही हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे चंद्रमा की किरणें खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा का प्रकाश धरती और आकाश तल में छिटक करके अपनी स्वच्छता को बिखेर रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण की नोकों से, और धरती अपनी प्रसन्नता को घास फूस के नोकों पर, हरे हरे नोकों पर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है, मानो झीम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों से। और देखने में ऐसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, रात्रि का समय है, चंद्रमा की चांदनी बिखरी हुई है। इसी प्रसंग को लेकर के कवि कहता है कि चारु चंद की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, जल और थल दोनों में खेल रही हैं। चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें जल और थल में खेलती हुई सी दिखाई दे रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी का प्रकाश धरती और आकाश तल में बिछा हुआ है, फैला हुआ है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण के नोकों से, और चंद्रमा के उस प्रकाश में हरे हरे घास फूसों की नोकों पर चंद्रमा की पड़ती हुई प्रकाश को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे धरती अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, मानो झीम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों, मानो पेड़ भी मंद मंद हवा के झोंकों में झूमते हुए से दिखाई दे रहे हैं। आगे, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। कवि कहता है कि पंचवटी की छाया में, दंडक बन के पंचवटी में, पंचवटी पंचा नाम होता नाम समाहारा, 5 बरगदों का समूह, द्विगु समास है इसमें पंचवटी में। तो
5 बरगद के वृक्ष हैं, उन्हीं की छाया में सुंदर पर्णकुटी घास फूस की कुटिया बनी हुई है। वहां रह कौन रहा है? वहां राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास कर रहे हैं। तो पंचवटी 5 बरगदों के समूह की छाया में एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर धीर निर्भीक मना और उसी कुटिया के सामने एक स्वच्छ पत्थर का बड़ा सा शिलाखंड है और शिलाखंड पर धैर्य धारण किए हुए वीरता से युक्त निडर कोई बैठा है। कवि प्रश्न करता है, जाग रहा है या कौन रणधर, जबकि भुवन भर सोता है। इस शिलाखंड पर बैठा हुआ कौन सा ऐसा धनुर्धर है जो जाग रहा है, जबकि रात्रि के समय संसार के सभी लोग सोते हैं। लेकिन यह कौन सा धनुर्धारी है जो रात के इस सन्नाटे में भी इस शिले पर बैठा हुआ जाग रहा है? भोगी कुसुमायुध योगी सा, ये भोग विलास करने वाला नवयुवक कामदेव के बाणों से युक्त अर्थात युवा अवस्था से युक्त होता हुआ भी योगी सा, योगी जैसा बना दृष्टिगत होता है, योगी सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यह काम कीड़ा से युक्त, सुंदरता से युक्त, युवा अवस्था से युक्त, भोग विलास करने वाला युवक है, फिर भी एक योगी जैसा दिखाई दे रहा है। यह कौन है? इस तरह से कवि जो है कह रहा है। बस